हेलो साथियों, स्वागत है आपका मुकोपीडिया में। आज हम ज्योग्राफी का एक अलग ही टॉपिक भारत की तटीय सीमा की चर्चा कर रहे हैं। लगभग सारे ही एग्जामिनेशंस जहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ कभी ना कभी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए देखते हैं भारत की तटीय सीमा। समझने से पहले हम दो वर्ड को ज़रूर डिस्कस करेंगे आपस में, ताकि उसको क्लियर कर लें। देखिए, तटीय सीमा और समुद्री सीमा कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। दोनों में हालांकि डिफरेंट है, चीज़ें समुद्र से जुड़ी हुई हैं लेकिन डिफरेंट है। पहले समझते हैं। देखिए, डिफिनीशंस के रूप में देखेंगे तो क्या है कि वह भौगोलिक सीमा जहाँ समुद्र या महासागर का जल स्थल यानी कि ज़मीन से मिलता है। यह भूमि व जल के बीच की सीमा होती है जो मुख्य रूप से समुद्री लहरें, ज्वार भाटा व धाराओं से निर्मित होती है। ये तटीय सीमा के बारे में कहा जा रहा है। फिर आगे देखते हैं समुद्री सीमा के बारे में कि ये क्या होता है। यह समुद्री सीमा से अलग होती है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तटीय सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि यह समुद्री सीमा से अलग होती है। समुद्री सीमा तट से समुद्र की ओर निर्धारित क्षेत्र है जहां उस देश की दूरी के अनुसार विभिन्न स्तर पर अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, वो भी क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। आधार रेखा, प्रदेश जल संलग्न क्षेत्र, वो EEG वगैरह। देखिए, ये होता क्या दरअसल, चीज़ें क्या है, डिफिनीशंस अपने जगह पे है, समझते हैं आसानी से। देखिए, तटीय सीमा में और समुद्री सीमा में देखिए, एक तो ये है कि हम जब किसी क्षेत्र की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, अगर उसका लगाव किसी भी समुद्र से है तो उसका एक तट भी बनता है। अच्छा, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हम समुद्र के से जुड़े हुए लैंड यानी ज़मीन को ही हम तट कहते हैं, उनके किनारे को ही टच कहते हैं। इनफैक्ट किनारा हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सामान्यतः नदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि समुद्र या महासागरों के लिए हम तट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हम तटीय सीमा पढ़ रहे हैं, किनारा सीमा नहीं पढ़ रहे हैं, तटीय सीमा पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब उस क्षेत्र की बात करते हैं, उस देश की बात करते हैं, तो इनकी जो पूरी डिस्टेंस है जो इन्होंने कवर कर रखा है, किससे? उस तट से जुड़ा हुआ, इस पूरे लेंथ को हम क्या कहेंगे? इस पूरे लेंथ को हम कहेंगे क्या कि उनकी ये तटीय सीमा है, उनकी ये तटीय सीमा है, राइट। लेकिन जब वहीं इनको हम इनसे दूरी देखेंगे समुद्र की, इनसे दूरी देखेंगे समुद्र की, दूरी तो रहती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है? ये तट है। तो ये भी अब तो इनके आगे सिर्फ समुद्र है। लेकिन हम देखिए, लेकिन किसी समुद्र पे किसी देश विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता है। हम दूरी के हिसाब से उनके अधिकार को संतुलित भी करते हैं। हम यानी कि यूनाइटेड नेशंस और मरीन इकोसिस्टम के लिए बने जो संस्था हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट को देखती हैं, वो सारी संस्थाएं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक क्षेत्र डिफाइन किया है कि हाँ, ये जो इनका बेस लाइन है, बेस लाइन कहने का मतलब है कि हम एक लाइन खींचते हैं जहाँ से इनके लेंथ को क्लियर किया जा सके। समझेंगे, एक टॉपिक इसको बना के भी हम जो देखेंगे। और फिर इनके लाइन खींचा जाता है कि हाँ 12 नॉटिकल माइल्स तक ये रहेगा, उसके बाद फिर ये रहेगा, एक बनाया गया है। कैसे बनाया गया इसको हम समझेंगे किसी न किसी वीडियो में। तो इस लाइन को, जो ये दूरी है ना, इसे हम कहते हैं क्या कि ये समुद्री सीमा है किसी देश की। जबकि इस पूरे लाइन को, जबकि इस लाइन की बात करेंगे, हम इस लाइन की बात करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? पूरे डिस्टेंस को तटीय सीमा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर रखिए इस बात को। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसी में कहा गया था कि आपका कि आधार रेखा होती है वो किसमें? वो समुद्री सीमा में होती है, न कि तटीय सीमा में होती है। ठीक है, अलग चीज़ें होती है। अच्छा, फिर देखिए, अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम भारत को देखें, भारत की बात कर रहे हैं, भारत को देखें तो इसके एरिया को, जो कि हमारा जो साउथ का खास तौर पे, जो कि बीच के भाग के नीचे यानी कि जो साउथ दक्षिण भारतीय का पार्ट है, वो लगभग पूरा ही एरिया समुद्र से घिरा हुआ है। इसको भी हम बाइफरकेट करके दो पार्ट में देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि दो पार्ट में, ये अलग है बिल्कुल। बीच से अगर लाइन खींच दिया जाए तो ये जो एरिया है उसे हम कहते हैं क्या कि ये बाएं तट का एरिया है, और ये क्या है कि ये दाएं तट का, यानी कि ये पश्चिमी एरिया है, और ये जो है वो पूर्वी एरिया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, पश्चिमी एरिया में क्या है, इसे कहते हैं अलग अलग जो तट है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, जो खासतौर पे गुजरात का क्षेत्र है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं क्या कि ये काठियावाड़ तट है, नाम से बनाया गया है उस तट को अलग अलग नाम से। जबकि ये जो महाराष्ट्र और गोवा का जो एरिया है उसे हम कहते हैं क्या, ये कि कोंकण तट है। उसके अगर नीचे आएंगे, जो कि खासतौर पर कर्नाटक का तट है, उसे हम कहते हैं कि कन्नड़ तट है। उसके फिर नीचे आते हैं तो कहते हैं मालाबार तट है। ये सब, ये पूरा जो है वो किस तरह से है? ये पश्चिमी एरिया है, यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र है।
जबकि पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो खास तौर पे जो नीचे का एरिया है इसको हम तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश तक के एरिया को क्या कहते हैं हम, ये कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। जबकि उसके ऊपर का जो एरिया है वो लगभग यहीं से लेके ये पूरा यहाँ तक के एरिया को हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार के नाम से। और ये यहाँ पे क्रॉस भी करते हुए आगे के पार्ट को हम बोलते हैं कि ये उत्कल है, खासतौर पे उड़ीसा जिसे बोलते हैं, उड़ीसा के पार्ट को। देखिए ये चीज़ें कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करती है कि ये उत्तरी जो सरकार है वो कहाँ तक है, जबकि उत्कल जो है वो ऊपर है। तो फिर ये ऊपर का जो एरिया है तो पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो फिर हम यहाँ क्यों लिखते हैं कि कृष्णा नदी जो है वो कृष्णा नदी के आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक उत्तरी सरकार। देखिए होता क्या है, दरअसल सामान्यतः जो क्षेत्र होते हैं ना, आजकल आपने देखा भी होगा कि भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे कहीं न कहीं क्षेत्रों में अलगाव भी है। तो लोग अपने भाषा के आधार पे, अपने अटैचमेंट के आधार पे उस क्षेत्र का नाम भी रख देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख लें ना, कि जैसे यहाँ पे गुजरात का क्षेत्र है तो काठियावाड़, वहाँ भाषा भी बोली जाती है। कोंकण है तो आपने सुना होगा कोंकणी भाषा है, महाराष्ट्र में, गोवा में बोली जाती है। तो लोगों ने उस क्षेत्र का, हालांकि देखिए इन चीज़ों पे जो कंट्रोल होता है वो अल्टीमेटली हमारे सेंटर का होता है, यूनियन का होता है, लेकिन फिर भी क्षेत्र विशेष को प्रायोरिटी आजकल दी जाने लगी है। शुरू से भी मिलती है, आजकल ज़्यादा दी जाती है जब से एक कोलिजन सरकार का फॉर्म देखने को मिला है इंडिया में। पॉलिटी का विषय है, आगे देखेंगे कभी। तो उसी तरीके से जो कर्नाटक के लोग हैं वो कन्नड़ बोलते हैं सामान्यतः, तो उन्होंने नाम रख दिया है कन्नड़, जबकि इस पूरे क्षेत्र को हम पहले कोंकण के नाम से ही जानते थे। राइट। उसी तरीके से यहाँ पे उत्तरी सरकार ना बोल के कई बार आप ये भी देखेंगे कि जो खासतौर पे जो एरिया है जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे लोग हम क्या कहते हैं कि ये आंध्र प्रदेश को भी आंध्र तट भी बोलते हैं। तो ऐसा भी देखने को कभी कभी मिलेगा। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, इस क्षेत्र के हिसाब से नाम बदलती है। बाकी इंपॉर्टेंस के लिए आप काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और फिर भी उत्कल का रेंज देख सकते हैं। और इसको डिस्टेंस के हिसाब से ऊपर से नीचे तक के आप एरिया को याद कर सकते हैं। राइट। देखिए हमें जो पढ़ रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि इसकी ये तो बस हमें बस ये कहा जाए कि कहाँ कहाँ कौन सा रीजन है और बस उसको रट लिया जाए, याद कर लिया जाए। आखिर तटीय क्षेत्र को पढ़ने एक तो है कि बाउंड्री के लिए, दूसरा क्या इसकी कोई और भी इम्पोर्टेंस है? होता है, बिल्कुल होता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ऐसे क्षेत्र जो तट के नज़दीक है उनके पास आपने एक टर्म सुना होगा, मरीन इकोसिस्टम, जो समुद्री जैव विविधता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या हम जिस लैंड पे रह रहे हैं, जिस सूखे ज़मीन पे रह रहे हैं, क्या वहीं पे हमारे पास इकोसिस्टम है? एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे जल के अंदर भी रहता है और वो हमारे सोर्स, हमारे इनकम का, हमारे संसाधन का बहुत बड़ा सोर्स है। हम वहाँ से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे राज्य या फिर ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं इन सुविधाओं का लाभ भी उठाता है। भारत देश भी उसमें से एक है और इनके जो सटे राज्य हैं वो भी उनमें क्षेत्र शामिल हैं, वो भी उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। चाहे वो मछली का उत्पादन हो या फिर अन्य चीज़ों की प्राप्ति हो, मोती हो, मूंगा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्राप्त करते हैं और पूरी उनका लाभ उठाते हैं। प्लस एक पूरा सी वेज जो जलीय हम यातायात की बात करते हैं वो भी उसका भी लाभ कहीं ना कहीं उठाते हैं और जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हम भी इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और समझते हैं। राइट। आइए आगे देखते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बाकी मैंने भी उल्लेख किया है, आप उसको समझें और देखें क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 70 यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। इसमें भी डिबेट है, अलग अलग तर्क है लोगों के पास, अलग अलग सोर्सेस है। मैं बताऊंगा क्यों, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप बस देखते जाएं। फिर आगे क्या है, जिसमें से मुख्य भूमि का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो 5422.6, जिसको कभी कभी 6100 बताते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं लोग। और अन्य द्वीपों को मिला दे तो उसकी कितनी है 2094, और ये सब मिलकर कितनी बन जाती है, ये सब मिलकर बन जाती है 7516। राइट। अच्छा, इस फैक्ट को, इस चीज़ को अभी हम क्लियर करेंगे नीचे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे देखिए। फिर क्या है कि देश के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है की सीमा तट रेखा से लगती है।
ये सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सीधा फैक्ट है। क्या है ये कि 9 राज्य, देश के कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज़ हैं, जिनकी सीमा जो है वो तट रेखा से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ऐसे जो बनावट है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए राज्यों में, तो आखिर जो ये 9 राज्य हैं इनमें है कौन कौन। देखिए राज्यों में कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। राइट, वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज़ में कौन कौन लोग हैं। यूटीज़ में है दमन व दीव, जिसमें अब दादर नगर हवेली को भी शामिल कर लिया गया है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये 4 शामिल है। ठीक है, राइट। फिर देखें गुजरात की तटीय रेखा, और फैक्ट ही है, गुजरात की जो तटीय रेखा है वो अन्य राज्यों से अधिक है। अच्छा, लोग कभी कभी इसको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि गुजरात की तटीय रेखा सबों से अधिक है क्या। देखिए ये सबों से अधिक नहीं है, ये राज्यों में सबसे अधिक है। ये अभी आपको 1214 दिख रहा होगा, पहले ये अलग दिख रहा था। ये बदली हैं चीज़ें, क्यों, मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। फिर आगे देखिए, तो ये कह रहा है कि गुजरात की तटीय रेखा जो है अन्य राज्यों से अधिक है, सबों से अधिक नहीं है, सिर्फ राज्यों में सबसे अधिक है। क्यों, क्योंकि अगर कोस्ट लाइन यानी कि तट रेखा की बात करेंगे तो सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और लोग इसको ऐसे भी बताते हैं कि राज्यों में सबसे अधिक गुजरात का है, यूटी में सबसे अधिक अंडमान निकोबार का है। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि यूटी और राज्य दोनों में मिलाकर अगर सिंगल पूछा जाए किसका है, तो कहना होगा आपको अंडमान निकोबार। वो लगभग 1962 किलोमीटर ये पहले था, आंकड़ा बदल गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंकड़ा चेंज हुआ है, नया NHO का आंकड़ा जारी हुआ है, लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न में हैं। क्यों है, अभी दूर करेंगे इस चीज़ को। आगे देखिए क्या है आंकड़ा, हाल ही में नेविगेशन हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी कि NHO, भारत सरकार की संस्था है, द्वारा एक पेश किए गए आंकड़े के अनुसार भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई थी, पहले मैंने अब कितना बताया होगा आपको, वो बताया 7516.6 किलोमीटर, अब वो बढ़ गई 11,000 प्लस हो गई है, यानी कि 11,098.81 किलोमीटर हो गई है इसकी टोटल लंबाई। अब इसके आधार पर ही एक अवरोही क्रम में देखिए, इसके आधार पर ही क्या है ना कि राज्यों में इनकी जो मौजूदगी है, तटों की जो रेखा है, उसको बताया गया है कि सबसे अधिक गुजरात का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश का है। देखिए शुरुआत का जो 3 है ना, ये शुरू से फिक्स्ड है, बढ़ाई इसकी भी लेंथ बढ़ी है, नया आंकड़ा जो आया है NHO का, तो इसकी भी लेंथ को बढ़ा के बताया गया है। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा पहले भी अधिक था और अब भी जिस सीक्वेंस में अधिक हुआ है, ये तीनों का सेक्शन सेम है। बाकी चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे आंकड़ा चेंज हुआ है, कैसे कन्फ्यूज़न हो गया है, तो अभी क्लियर करते हैं आपको। देखिए क्या है इसमें, पहले आंकड़ा को देख लेते हैं, फिर अन्य फैक्टर को देखेंगे। देखिए पार्लियामेंट में क्वेश्चंस का जवाब देते हुए जो हमारे मंत्री हैं, अर्थ साइंस मंत्री, उन्होंने क्लियर क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए जो NHO का आंकड़ा जारी हुआ है हमारे पास, ये आप इस आंकड़ा को देख रहे होंगे, ये 4 दिसंबर 2025 यानी कि रिसेंट डाटा है, किया गया है। कहा गया कि हमारा जो अब कोस्ट लाइन एरिया है वो 7516.6 से बढ़कर 11,098.81 हो गया है आफ्टर NHO डेटा के हिसाब से, राइट, ये कहा गया। और फिर इसके हिसाब से ही चीज़ों को बताया गया आगे, जहाँ राज्यों में यूटीज़ में इनके जो लेंथ है वो अलग कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे भी अभी जो हम पढ़ रहे थे कि गुजरात में कितना है, तो 1214, वो बढ़ के 2340 बताया जा रहा है। तमिलनाडु 906 बढ़ के 1068, ये आंकड़ा आप देख रहे होंगे, ये बदला है, राइट। तो शुरुआत की जो चीज़ें थी वो एक ही था। वो देखिए गुजरात पहले जिस हिसाब से बढ़ा था, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो गया है, दिक्कत कहाँ पे हो गई है। अगर आप देखें तो जो वेस्ट बंगाल था उसका जो कोस्टल लाइन पहले मात्र 157.5 बताया जाता था, अब वो NHO के आंकड़े के बाद बढ़ के 721.02 हो गई है। जबकि इससे पहले जो केरला का था, वो केरला का जो लेंथ था वो 569 बताया जाता था, आज वो बढ़ के 600 हो गया है। अगर उसी हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो तो वेस्ट बंगाल में हो गया, आगे भी है लेकिन यहाँ फिलहाल देखें तो वेस्ट बंगाल जो 157 था मात्रा, वो बढ़ के 721 हो गया। ऐसी स्थिति में अगर आंकड़े के हिसाब से जाएँ तो पहले देखिए उड़ीसा 776 माफ़ कीजिए, उड़ीसा, फिर उसके बाद कर्नाटक का 280, ठीक है, गोवा 160, इन सबों से कम था
वेस्ट बंगाल का मात्र 157। लेकिन अभी हम आंकड़ा ये भी देखते हैं, लोग अक्सर बताते हैं कि जो सबसे छोटा कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइन है, वो किसका है, वेस्ट बंगाल का है। तो कहीं ना कहीं लोग इस आंकड़े को जो NHO ने पेश किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी कन्फ्यूज़न में आपको नहीं होना है, NHO का जो नया डाटा है उसको फॉलो करना है। और ये इस आंकड़े को, अगर आंकड़े की बात होगी, देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कभी भी आपसे आंकड़े को लेकर इतना डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो हाँ, वो सीक्वेंस पूछ सकते हैं, बड़ा छोटा पूछ सकते हैं। तो आपको अगर देखिए, अगर इस आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कोस्ट लाइन किसका है, तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर गोवा का है, तो इसका मतलब हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब नया जो आंकड़ा है हम उसको जारी कर, उसको उस पर यकीन करें, उसको मान लें। क्योंकि गोवा का पहले 160 था, जबकि आपने देखा कि जो वेस्ट बंगाल था उसका मात्र 157 था। इस हिसाब से गोवा अगर सबसे छोटा है, जो कि नया आंकड़ा है 193, इसका मतलब हमने इस वाले आंकड़ा को मान लिया है कि अब वेस्ट बंगाल कितना हो गया है, 721 हो गया है। ठीक है, तो एक बार आप इस आंकड़ा को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा पॉसिबल हो ले लेंगे और इसको मैच कर लेंगे और इसको याद करेंगे। बाकी हाँ, सीक्वेंस को याद रखेंगे। सबसे टॉप पे क्या है, गुजरात है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके हम आंकड़े के हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है, आइए कुछ अन्य फैक्ट बच गए थे, उसको भी देख लेते हैं फटाफट और क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या था, लास्ट में कुछ चलते चलते हमने देखा कि कोरोमंडल तट जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, आने की संभावना होती है PYQ से, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। देखिए इसमें कहा जा रहा है ये कि जो कोरोमंडल तट है, चेन्नई तट, खासतौर पर नाम देखा आपने कैसे लोग अपने रीजन के हिसाब से नाम को बदल लेते हैं और लोकप्रिय बनाने के लिए, एक अटैचमेंट के लिए। तो जो कोरोमंडल तट है, वहीं से भारत का जो औसत, आपने अक्सर रेलवे स्टेशंस पे या फिर ऐसे जगहों पे जहाँ भीड़-भाड़ के एरिया होता है, वहाँ पे देखा होगा कि लिखा होता है कि इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी ऊंची है, बाकायदा लिखा होता है। खास तौर पे रेलवे स्टेशन पे देखा होगा आपने कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। ये उसी को हम कहते हैं क्या, कि औसत ऊंचाई। तो जो औसत ऊंचाई मानते हैं कि हमारा जो तल है वो कितना ऊंचा है, ये मापेंगे कहाँ से, क्योंकि कहीं हमारा जो लैंड है वो नीचे है, कहीं है वो ऊपर है, क्योंकि समतल तो होगा नहीं, वो ऊपर नीचे रहता है। तो एक एवरेज माना गया और वो कोरोमंडल तट, चेन्नई तट से ही हमारा जो है वो एवरेज समुद्री तल मापा जाता है। फैक्ट है, याद रखें, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर आगे देखें। इसमें क्या है कि कन्याकुमारी तट को एक बार ये भी पूछा गया, तो कन्याकुमारी तट को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय नाम है, बस इसको आप याद रखिए। अभी हमने फैक्ट देखा था ऊपर, उसके आधार पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे छोटा तट किसका है, तो गोवा का है। पहले अगर होता तो वेस्ट बंगाल हो जाता है, क्योंकि वो 157 था, अभी गोवा का 160 है, जबकि वो बढ़ के 700 हो गया है। ध्यान रखें, फैक्ट देखिएगा। और लास्ट एक क्वेश्चन देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को एक बस उनको एक नाम दिया गया है ऐसा, ऑस्ट्रेलिया को सुनहरे समुद्र तटों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्ड कोस्ट लाइन, राइट, गोल्डन कोस्ट लाइन या गोल्ड कोस्ट लाइन, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो बस दैट्स इट, छोटा सा टॉपिक था, मैंने क्लियर करने की कोशिश की। बाकी आप आंकड़ा समझ लेंगे और चीज़ों को समझेंगे, इंपॉर्टेंस को देखेंगे। ठीक है, आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट की भी आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, मुकुपीडिया।